हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। इस क्लास में आप अपनी मैथ की बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है, उस चैप्टर नंबर 9 की जो सेकंड क्लास को आज आप स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में आपने बेस पूरा क्लियर कर लिया था और उस बेस को जब आपने क्लियर कर लिया था और उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, ताकि अगली क्लास में हम उसे इम्प्रूव कर सकें और आप लोगों को दूसरे किसी तरीके से उसे समझाने की कोशिश करें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास बुक होगी, उसमें लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर कोई एक पतंग उड़ रही है। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। भूमि मतलब कहीं ना कहीं ये भूमि होगी, सरफेस होगी। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है, उड़ने दीजिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब पतंग उड़ेगी तो ऐसा तो है नहीं कि पतंग ऐसे उड़ रही है बिल्कुल सामने, है ना, ऐसे तो नहीं उड़ेगी ना पतंग, तो ऐसे उड़ेगी, समझ रहे मेरी बात को, तिरछा उड़ेगी। मतलब इसकी जो डोरी है पतंग की, उसको भूमि से बांध दिया गया है। तो यहाँ पर भूमि से हमने क्या कर दिया है, बांध दिया है। और यहाँ पर मेरी क्या उड़ रही है, यहाँ पर मेरी पतंग उड़ रही है। क्लियर है ना इतनी चीज़, मेरी काइट उड़ रही है, पतंग जा जा जा। समझो आगे देखो क्या करता है। फिर कह रहा है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, मतलब जो कोण है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल है वो कितना डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। क्लियर है इतनी चीज़ कि पतंग का झुकाव जो है वो जमीन के साथ 60 डिग्री है। फिर आगे लिखा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं ना कि सर डोरी हो सकता है थोड़ा सा ढीली हो। अगर डोरी ढीली होगी तो डोरी की लंबाई ज़्यादा होगी। आप तो ऐसे नाप दिए हैं, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल वो तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। वाह, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसे जरा हम एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सभी लोगों को एक ही जैसा फील हो, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो। लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब कोई पतंग ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे बहुत ध्यान से सुने ताकि उनको भी समझ में आए। फिर लिखा है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। मतलब जो ये अस्थायी रूप से इसको यहाँ ज़मीन से किसी एक पॉइंट से बांध दिया गया है। फिर आगे लिखा हुआ है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड एज कितना है, 60 डिग्री है। मतलब जो उसका झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात कीजिए, अज्यूमिंग यह मानते हुए कि दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब डोरी में कोई भी ढील नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करना है। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। और कुछ दिया था क्या इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में दिया था कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 60 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो हमने इसको मान लिया कितना, x मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे माना जो डोरी की लंबाई है वो x मीटर है। लेट द लेंथ, या फिर आप कह सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ क्या, स्ट्रिंग कितनी हो गई है आपकी, x मीटर। माना डोरी की जो लंबाई है वो हमने क्या मान ली है, x मीटर मान ली है। क्लियर है इतनी चीज, x मीटर है। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल है और एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं।
और ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ऊंचाई जब भी आप नापेंगे ना तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। और लंब बटे जो कर्ण होता है वो किस में होता है, साइन में होता है, मतलब साइन इजकल टू साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, तो देखिए अगर डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इजकल टू कितना, लंब बटे कर्ण, ऐसा आप लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, A से लेकर C तक है, AC हो गया। कर्ण जो है वो A से लेकर B तक है तो AB हो गया। और साइन थीटा मतलब साइन और थीटा की वैल्यू 60 है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू कितनी है, 60 है, और AB की वैल्यू x है। तो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको इससे गुणा कर दीजिए, √3x, और इसको इससे कर दीजिए तो कितना, 120 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसा दिया हो तो आप क्या करेंगे, 120 और नीचे कहाँ ले आएंगे, √3। अब आप क्या करेंगे, इस √3 का ऊपर नीचे दोनों के साथ गुणा कर देंगे ताकि नीचे वाला √3 खत्म हो जाए। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या करते हैं, लिखते हैं x, पिछली क्लास आपने देखी है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ √3 था तो हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से गुणा कर दिया। क्यों किया, ताकि नीचे बन जाए 3 और 120 को वो काट दे। इसका मतलब क्या हुआ, 120 √3 और नीचे कितना हो गया, 3, √3 गुणे √3 बराबर 3, 3 से इसको हमने काट दिया, हो गया 40, मतलब x बराबर कितना हो गया, 40 √3 हो गया। तो हम लोग लिख देंगे अतः डोरी की जो लंबाई है, अतः डोरी की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 40 √3 होगी। और अगर ये आंसर आपकी बुक में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, √3 का मान रख लीजिए और गुणा कर दीजिए, वरना यहीं तक छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल सही है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई कि ये हम लोग डोरी की लंबाई 40 √3 निकाल चुके हैं। √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, तो आप वो वैल्यू रख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है और पसीना मुझे बार बार निकल रहा है। तो क्या करते हैं, अब इसको करते हैं साफ और दूसरा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका था ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, और उसे आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हम अभी पढ़कर भी बताएंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, बहुत लंबा है। फिर देखो क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक भवन है, भवन का मतलब जानते हैं ना, एक घर है, और इस घर के सामने एक लड़का खड़ा है। और कितना बड़ा लड़का है वो, तो देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है ऐसे, और लड़का कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का वो लड़का है। यहाँ पे लड़का है, ठीक है, ये भवन है, इसके सामने खड़ा है। फिर आगे देखते हैं क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर लिखा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब अब भवन की ओर जाने लगा है, वो जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब वो भवन की ओर जाने की कोशिश करता है तो उसका जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं, बताते हैं आपको। एक घर है और जो ये भवन है ना, इससे कितने 30 मीटर ऊंचे भवन है, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी है, 30 मीटर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ये लड़का यहाँ खड़ा है, जब ये यहाँ पर ये एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, इस भवन को हम थोड़ा सा दूर लिखते हैं वरना भवन से भुवन हो जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू कितनी है, ये 30 मीटर है। इतनी चीज़ क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक के 30 मीटर ऊंचाई हो गई। अब कहा है कि जब ये लड़का पहले इसको शिखर को देखता है, तो जब ये शिखर को देखता है तो इसका कोण कितने होता है, 30 डिग्री होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा।
मैंने कहा मैं अपने सामने खड़ी हुई एक इमारत को देखता हूँ, इसका मतलब ये मेरी एंगल है इतना, मेरा ये जो मेरी ये रेखा है ये क्षैतिज हो गई। समझ में आ रही ना मेरी बात को। फिर उसके बाद अब मैंने भवन को ऐसे वो देख रहा हूँ, तो ऐसे एक एंगल बनेगा। जब ये ऐसे हम देखना शुरू करेंगे तो समझिए ऐसे हम देखना जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। लेकिन अब हम इतने बड़े हैं 1.5 मीटर के, और इमारत है मेरे सामने 30 मीटर की। अब हम अगर खिसक के इमारत की ओर ऐसे चले जाएं तो इमारत जो ये वाली रेखा है, समझ रहे मेरी बात को, ये इमारत है, मान लीजिए ये इमारत होकर हमने ऐसे उसको देखा, तो हम जब इसके पास में जाएंगे ना, क्योंकि ये लड़का जब इसके पास में ऐसे जाएगा तो ये वाली जो साइड है ये चीज़ है ना ये कम हो जाएगी। 30 था, 30 में से 1.5 मीटर कम हो जाएगा। समझ में आई बात। मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर कम हो जाएगी। 30 में से 1.5 मीटर कम हुई, 28.5 बचेगी। यही इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। क्या कहा है कि जब ये लड़का देखता है तो अभी देखता है, क्या देखता है, छोड़ो, शिखर को देखता है। और जब ये भवन की ओर जाने लगता है तो इसकी आंखों का जो कोण होता है, मतलब जो शिखर को देखने का जो कोण होता है, जब वो 30 से बढ़कर 60 हो जाता है तो रुक जाता है। क्या होता है, 30 से बढ़कर 60 हो जाता है तो वो रुक जाता है। अब हम लोग लिखेंगे कि माना जो वो लड़का है ना वो चल कर गया है 60, मान लीजिए माना कि वो चल कर गया है x मीटर। मैंने माना कि माना लड़का भवन की ओर, बहुत ध्यान से समझिएगा, भवन की ओर क्या x मीटर चल कर गया। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि a 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from 30 मीटर tall building। मतलब एक लड़का है जो एक बिल्डिंग से, हिंदी वाले भी समझें, एक बिल्डिंग से एक जो है 30 मीटर की, लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर टाल बॉय, मतलब इतना बड़ा लड़का है। बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़ा है, फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देखता है तो शिखर को, यहाँ टॉप को देखता है, ये शिखर है, इसको देखता है तो कितना हो जाता है, इज, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे चला गया भाई, क्या लिखा है, आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, मतलब 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। फिर आगे लिखा है एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर जाता है तब। फिर आगे लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। इसका ये मतलब हुआ कि वो दूरी निकालिए जब वो बिल्डिंग की ओर चल कर गया। तो बिल्डिंग की ओर यहाँ से यहाँ तक चल कर गया था ना, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है। यहाँ से यहाँ मान लिया हमने, x का मान ही निकालना है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे a लिखा, इसे b लिखा, इसे c लिखा और इसे d लिखा। अब हमने ये देखा कि A से लेकर जो D तक की दूरी है उसको हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वही निकालना इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जो AD निकलेगी मेरी वो क्या होगी, भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई होगी उसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा, आपके जो बॉय की ऊंचाई है, मतलब लड़के की जो लंबाई है, लड़के की ऊंचाई आप लिख दीजिए, बस यही इतना ही काफ़ी है ना, हाइट ऑफ क्या बॉय। अब देखिए भवन की ऊंचाई तो 30 है। अच्छा ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम इस वाले त्रिभुज में कोई भी रेशियो लगाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना कि पूरे की, समझिएगा इस चीज़ को, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो 30 हो गया। लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। अब इन दोनों को घटा दो, घटाना सबको आता होगा। 30 में से 1.5 घटाना है, ऐसे घटाएंगे 28.5 आएगा। तो कितना उत्तर आएगा, 28.5 मीटर। इसका मतलब AD की वैल्यू आ गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज में चलें और इसकी वैल्यू को निकाल लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब CD की वैल्यू निकाल लें, और CD की वैल्यू निकालने के बाद फिर इस वाले ट्रायंगल में चलें,
समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल में चलें और फिर सॉल्व करें। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और जब भी आता है ना पूरे 4 नंबर का आता है और यूपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। बाकी बिहार बोर्ड और इन सब बोर्डों में भी कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाता होगा सब, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, अगर त्रिभुज ए सी डी में देखें तो सी डी मेरा आधार है, ए डी मेरा लंब है और इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, इनके बारे में हमको कुछ पता भी नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगाएं तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर अगर आपने कहीं वैल्यू पुट ना की, मतलब ए डी और इनकी बात ना की तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लंब का मतलब ए डी, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाएंगे। और आधार कितना है, सी डी है, पूरा आधार नहीं लेंगे, इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, मतलब ये सी डी हुआ। और ये क्वेश्चन जब भी आते हैं ना धमाल मचा देते हैं। और ये 60 डिग्री हो गया tan 60। अब आप देखें कि tan जो 60 का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका √3 और AD की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 28.5 और CD हमको पता नहीं है ना, CD हमें नहीं पता। अगर यहाँ से आप CD की वैल्यू को निकालें तो आपकी जो CD की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। CD बराबर आपका आएगा 28.5 बटे में कितना, √3, इतनी वैल्यू आएगी। अब अगर आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं और ना चाहें तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, 28.5 और √3 लिखा था नीचे, तो हमने √3 से ऊपर गुणा किया और √3 से नीचे गुणा किया और ये हो गया CD। तो अब देखिए ध्यान से, इसको इसके साथ गुणा करें तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके पास अंडर रूट नहीं है, नीचे से गुणा होगा 3 होगा। अब काटने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये कैंसिल होगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हो गया आपका 3 9 27, 1 बचा और 3 25 15, मतलब 95 आया, 9.5 √3 और इससे आगे है CD। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि हमने CD की वैल्यू निकाल ली। अब ये CD की वैल्यू क्यों निकाली यही तो बस जानना है, क्योंकि अब आप चलेंगे इस वाले त्रिभुज में A, B और D में। अब लिखेंगे त्रिभुज A, B और D में। अब बड़ी बात है कि यही क्यों चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि यही क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इससे ही तो हमको x मिलेगा, इसलिए पहले इसमें चलना ज़रूरी था, लेकिन उसके लिए मुझे ये चाहिए था, इसलिए हमने ये जो है नहीं किया, पहले CD की वैल्यू को निकाल लिया। समझो मेरी बात को आप। पहले ये मेरा AD है, लंब है और ये पूरे त्रिभुज में चल रहे हैं, तो ये कोण बन रहा है। B से लेकर D तक आधार है, B से लेकर D तक आधार है, A से लेकर D तक क्या है, लंब है। इसका मतलब tan थीटा बराबर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे, AD बटे क्या लिखेंगे, B से लेकर D तक की वैल्यू को लिखेंगे। लेकिन अब ये जो B से लेकर D तक की वैल्यू है, tan लिखा और यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री हो गया। उसके बाद AD की जो वैल्यू है वो कितनी है मुझे नहीं पता, तो हमने क्या किया कि हाँ पता है मुझे, यहाँ निकाली थी आपने 28.5, कितनी निकाली, 28.5। उसके बाद ये जो BD है ना, इसके 2 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं, आपका BC है तो BC हो गया, प्लस आपका CD भी है तो CD भी हो गया। क्लियर है इतनी चीज़। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसके बाद 28.5 और BC की वैल्यू जो B से लेकर C तक की वैल्यू है वो x है, और जो CD की वैल्यू है C से लेकर D तक वो आपने अभी निकाली है 9.5 और √3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये था, धमाल मचाए हैं एकदम। देखो ध्यान से क्या करते हैं, इनका इससे गुणा और इनका इससे गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इनका जब इससे गुणा करेंगे तो आएगा x प्लस 9.5 √3। उसके बाद इनका जब इससे करेंगे तो 28.5 और √3। अब देखो अगर वो सॉल्व ना करते ना तो फिर थोड़ा कठिन हो जाता, यहाँ बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता। तो ये हमने लिखा x, अब ये 28.5 और √3 और ये उधर चले गए 9.5 √3। ठीक, अब इनको हम घटाना शुरू करते हैं। तो 28.5 √3 में से आपको घटाना है 9.5 √3। तो देखिए √3 तो सिर्फ ये बता रहा है कि आप इनको घटा दो, अगर यहाँ √3 नहीं होता तो घटा नहीं पाते। तो कितना बचेगा, 0 और 8 में 9 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे तो उधर हो जाएगा 18। इसका मतलब कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 19
और √3 भी बचेगा, तो इसका मतलब 19√3 इसका आंसर आ जाएगा कि हम लोग लिख देंगे। अतः, और अगर आप चाहें तो √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं 19 और √3 का वैल्यू रख देंगे 1.732। अब उसके बाद इसका आप गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा करते हैं, 1.732 और 19 से गुणा कर दिया, 9 दूनी 18 के 8, फिर हासिल कितना हुआ 1, फिर 9 त्रिक 27, हासिल 1 था वो जोड़ दिया 28 हो गया, फिर 2 हुआ मेरा, ठीक है, फिर 9 7 63 और 63 2 65, हासिल 6 हुए, 9 1 9 और 9 में 6 जोड़ दिया, कितने हो गए 9 6 15 हो गए। फिर 1 से करेंगे तो 2 3 7 और 1 जोड़ दिया 8, 8 2 10, हासिल हुआ 1, 5 3 8 और 1 9, फिर उसके बाद 7 और 5 12, हासिल फिर 1 हुआ, इतना आया 0.3 अंकों बाद, मतलब वैल्यू आ गई 32.90 और 8 लिखो और चाहे ना लिखो, लेकिन चाहे तो आप लिख दें 3 अंकों तक हो गया। इसका मतलब वो 32.908 मीटर चलकर गया था। तो इसके नीचे आप लिख लेंगे कि अतः वह लड़का मंजिल, मतलब हमारी जो इमारत थी, भवन था, भवन की ओर 32.908 मीटर चलकर गया है। 908 ही पढ़ेंगे, 9008 मत पढ़ना, मतलब कहने का मतलब है 2 संख्या एक साथ नहीं पढ़ी जाती हैं दशमलव के बाद। तो आप यहीं तक छोड़ सकते थे कि वो इतने मीटर चलकर गया, और नहीं तो आपने वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, सारा रोल किसका था, जो ये लड़का था ना, अगर ये ऐसे लेट के देखता तो कितना अच्छा होता, ये इतना घटाना वटाना नहीं पड़ता, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, उसने खड़े खड़े देखा तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही बन गया है, मतलब कठिन बन गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग अभी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मैंने अभी आंसर देखा तो आपका आंसर ये वाला आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, आप चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता था। तो इस तरीके से आपने ये 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, और अपनी बुक में आप लिख लीजिएगा, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और ये जब भी आता है तो धमाल मचा के जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसे कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को और बताते हैं कि क्या करना है मुझे। लिखा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। पहले मैंने इसे हिंदी में पढ़ा, डायग्राम बनाएंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। भूमि के एक बिंदु से, तो हमने क्या किया कि एक हमने ऐसे लाइन खींची और हमने माना कि भूमि पर यहाँ कोई एक बिंदु है। फिर कहा है कि एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब सामने कोई एक घर बना है जो कितना ऊंचा है, वो आपका 20 मीटर ऊंचा है, यहाँ तक हमने मान लिया। फिर उसके बाद कहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार जानते हैं ना, टावर वाली, यहाँ भी कोई लगवा दे तो रोज़ टाइम से क्लास जो है आप लोगों के लिए हो सके। तो ये क्या हुआ कि इस घर के ऊपर, मतलब ये आपका जो था ना, ये घर है, ये आपका घर है, और इस घर के ऊपर क्या है, इस घर के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, मतलब यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। अब इसे समझिएगा बहुत ध्यान से। कहा है इस बिंदु से जब इस मीनार के तल को देखते हैं, मीनार के तल को मतलब इसे देखते हैं। फिर उसके बाद कहा है, तो देखिएगा आप जब इसको पढ़ेंगे तो पहले तल की बात की है, बाद में शिखर की बात की है, और उसके बाद क्रमशः लगा दिया है, रिस्पेक्टिवली लगाई है। इसका मतलब तल का जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से देखते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। आई थिंक 60 ही दिया, नहीं 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जब यहीं से इसको देखने की ये कोशिश करते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इनकी आंख से
टोटल यहाँ से लेकर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। क्या ये चीज़ समझ में आई? जब ये खड़े खड़े मीनार को देखते हैं, मीनार के नीचे वाले हिस्से को देखते हैं, तो इनकी आंख से जो उन्नयन कोण बनता है वो 45 डिग्री बनता है। लेकिन जब यहीं से खड़े खड़े ये ऊपर देखना शुरू करते हैं टावर के शिखर को, तो उनकी आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। क्या ये चीज़ें समझ में आ गई? अगर आ गई हैं तो कृपया मुझे बताएं कि हाँ, मुझे इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर आगे पूछा गया है, आगे कहा है कि भूमि के 20 मीटर ऊंचे भवन, इसका मतलब यहाँ से ये जो भवन था ये 20 मीटर था। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, यानी भवन कितना है? 20 मीटर। फिर आगे लिखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने लिखा माना मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया? h मीटर मान लिया। अब एक बार इसे अंग्रेजी में पढ़ देते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है। फिर उसके बाद कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मतलब संचार जो टावर है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि के एक बिंदु से देखा गया और देखने के बाद इसका जो आपकी ट्रांसमिशन, आपका जो टावर है उसके आप मिडिल मतलब बॉटम पॉइंट को देखते हैं, तो इस बॉटम पॉइंट से यहाँ से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री होता है। लेकिन जब टॉप एंड को देखते हैं उसके बिल्डिंग को, तो एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब वही तो ट्रांसलेट करके दे देते हैं, सब कुछ एक जैसा लिखा है, मतलब टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई को आपने माना टावर की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, इसको हमने मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? h मीटर। अब हम लोग इसमें ABCD मतलब त्रिभुज का नाम दे दिया जाए, हम A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और इसे हमने D मान लिया। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग ये वाले त्रिभुज में चले जो बड़ा वाला बन रहा है, तो जो लंब है ना उसमें D से लेकर C तक है और उसमें दो चीज़ें हैं, एक H है और एक 20 है। इसका मतलब H + 20 वो आपका लंब होगा। समझ में आई इतनी चीज़? H + 20 जैसे अभी क्वेश्चन किया था। लेकिन जो B से लेकर C तक की वैल्यू है ये आधार होगी। तो H + 20 बटे BC, और BC पता नहीं। अगर BC पता होती तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता। तो अब कुछ और करो, छोटे वाले त्रिभुज में अगर चलो तो ये तो पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह लंब होगा, क्योंकि इस छोटे वाले एंगल के लिए इतना ही लंब होगा, बड़े वाले एंगल के लिए वो बड़ा वाला लंब होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में चलना शुरू करे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और लंब पता है, कोण पता है, आधार निकाल लोगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आधार निकालने का मतलब बड़े वाले कोण के लिए भी वही आधार है और छोटे वाले के लिए भी वही आधार है। मतलब आप BC की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब आपकी BC की वैल्यू निकल आएगी तो आप किसी भी प्रकार से जिस प्रकार चाहें आज आप अपने H की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस समझ में आ गई कि किसी प्रकार पहले BC निकालो, फिर बड़े वाले त्रिभुज में चलो, फॉर्मूला लिखो tan 60 = H + 20/BC। BC की वैल्यू पता होगी, झट से रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया ना तो मेरी तरह ऐसे हाथ मत हिलाइएगा। अब देखिए ध्यान से कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक नहीं दो बार समझाते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या करते हैं, हमने लिखा माना टावर की ऊंचाई h है। अब हम लोग इसमें करते हैं हल। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC, मतलब ट्रायंगल ABC में क्या लिखेंगे? लिखेंगे tan। अब tan ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये हमको पता नहीं है, और जब हमको कर्ण नहीं पता होता है तो सिर्फ tan ही लगता है, tan ही लगता है, tan ही लगता है, याद रखिएगा। इसका मतलब tan हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? AC बटे BC। ठीक है, अब BC को मानो चाहे कुछ ना मानो, नहीं पढ़ा रहने दो, चुपचाप पढ़ा रहने दो, कोई मतलब नहीं है। तो BC को BC रहने दो, इच्छा नहीं हमारी x मानने की, कोई ज़रूरत नहीं है, BC कर दिया। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है 20 और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45।
अब tan 45 का अगर मान ना याद हो तो फिर आप लापरवाह हैं। और BC की वैल्यू कितनी है, BC को 1 से गुणा करो तो BC आएगा। और उसके बाद देखिए tan 45 का मान होता है, इसका मतलब BC एक कम BC, और उसके बाद 20 को नीचे से गुणा किया मतलब 20 आ गया। BC बराबर 20 मीटर, ये आपने सॉल्व कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 20। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, अगर मैं खड़ा हूँ और मैं ऊपर देख रहा हूँ मेरे शिखर से जो हम ऊपर देख रहे हैं तो 45 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, मतलब मेरी दूरी जो मीनार तक है या घर तक है, वही उसकी ऊंचाई है, तभी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये कहने का मतलब है अगर ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये 20 और 20 तब हो सकते हैं जब यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब, और 45 बन जाए तो 100% ये 20 ही होगा। जो लंब होगा वही आधार होगा, तब जब आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब। समझ में आ रही नहीं चीज़? तो इसका मतलब जब आपका एंगल 45 डिग्री होगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, जो आपका लंब होगा वो आधार हो जाएगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़के वाले त्रिभुज में चलें। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, DBC। त्रिभुज BCD लिख दो, DCB लिख दो, जहाँ से मन हो वहाँ चलो, तो हम BCD लिखेंगे। त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर, अब आप क्या लिखेंगे, DC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, DC लिखेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। लेकिन जो DC है उसको अगर हम डायरेक्ट लिखें तो H+20 लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो चीज़ें ऐड होके आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कि अब यही क्यों लिया गया, सर जी क्या H नहीं ले सकते थे? ये भैया त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन ये रेशियो है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करने चाहिए। मतलब ये समकोण वाले में ही लगेंगे। समकोण त्रिभुज होगा तभी, और समकोण तभी होगा जब आप नीचे तक टहल कर आएंगे, मतलब नीचे तक जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऊपर वाले त्रिभुज में क्योंकि इच्छाएं प्रकट होंगी अभी कि सर क्या इस वाले त्रिभुज में हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन फिर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा पाते, फिर आप न जाने कौन सा नियम लगाते और तब ये क्वेश्चन हल होता। त्रिकोणमिति पढ़ना है तो 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल उसमें बनना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर घर बना होगा तो तिरछा तो बना नहीं होगा, सीधा ही बना होगा, मतलब वो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो H+20 हो गया। BC की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है, 20 निकाली है। उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। ये tan लिखा, थीटा कितना है देखकर मुझे बताइए, 60 डिग्री है, और 60 का मान √3 होता है, और H प्लस कितना हो गया, 20। अब अगर फिर मन कर रहा हो कि भैया 20 से 20 काट दें, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि 20 से 20 नहीं कट सकता है, क्योंकि उसके साथ H जुड़ रहा है। गलती मत कीजिएगा, गुस्ताखी। चलो देखो, इसको इससे गुणा करो तो 20 √3 हो गया, ठीक है। इच्छा नहीं है गुणा करने की, अच्छा इसको √3/1 लिख सकते हो। इससे इसको गुणा पहले करो, नहीं तो H चला जाएगा उधर, फिर आ जाएगा माइनस में, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको इससे करो, 20 √3 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, कैंची गुणा? अब आ गई है तो फिर इसके नीचे 1 हटा दो, आ गई ना। अब देखो H हो गया, ये 20 उधर जाएगा तो 20 √3 माइनस कितना, 20 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करो, √3 का मान ना रखना, मैंने सारे आंसर देख लिए हैं, कोई सी में नहीं रखे हैं, ध्यान से समझो। अब क्या हुआ कि 20 ले लो कॉमन, 20 ले लिया कॉमन तो अंदर हो गया 20, लिख लिया बाहर। यहाँ से मिला हम लोगों को √3, और यहाँ से 20 गया बाहर, 20 गया बाहर तो क्या 0 बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब यही इसका उत्तर हो गया। इसका मतलब ये जो मीनार थी संचार वाली, घर के ऊपर जो टावर लगा रखा था इन्होंने, वो कितना बड़ा था, 20 और √3 - 1 था। समझ में आई इतनी चीज़? और ये छोटा है, जितना मकान है उससे छोटा है, वैल्यू रख के देख लेना, सॉल्व कर लेना, छोटा आएगा। लिख लेंगे अतः मीनार की जो, सॉरी मीनार नहीं, हाँ जो मीनार ही लिखो, संचार मीनार। अतः संचार मीनार या टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है, वो 20 √3 - 1 मीटर होगी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। तो ये क्वेश्चन एक बार हम फिर से बताते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में चले और हमने BC निकाला, फिर बड़े वाले त्रिभुज में चले और उसके बाद हमने क्या किया
कि ये दूसरी वाली हमने AC वैल्यू AD निकाल ली। फिर सॉरी बड़े वाले में चले और बड़े वाले में चलने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया tan थीटा इक्वल टू DC/BC H + 20/20। यहाँ से BC की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया इधर उधर ले जाकर, फिर उधर ले गए कॉमन लिया और 20 माइनस √3 - 1 आ गया। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे। अगर बेहतर समझ में आ गए हैं तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। मैथ की छोटी छोटी क्लासेस पढ़िए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इन क्वेश्चन को कम से कम आप 3-4 बार ज़रूर लगाइएगा ताकि ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं और आप अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में लेकर आ सकें, क्योंकि हमें पसीना निकल रहा है, हमारी मेहनत वेस्ट ना जाए। धन्यवाद।